नमस्कार, मैं हूं आरिज मतलूब। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एक तरफ समूचा विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रहा है, लेकिन विपक्षी मोर्चे की एकजुट तस्वीर उस तरह से सामने नहीं आ रही है जैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद आई थी। गठबंधन शुरू में जोर शोर से मीटिंग करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में विपक्षी खेमे में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी, लेकिन इसकी पहली बैठक होने के बाद पिछले 2 महीने से कोई गतिविधि नहीं हुई। अब सवाल है कि चर्चा क्यों? दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ खड़ा था, वही विपक्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। यानी वो प्रधानमंत्री मोदी के से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई तो आपस में ही उनकी हो रही है। दिलचस्प यह है कि ये सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कमलनाथ का बयान तो याद ही होगा। खैर, सवाल यह है कि कैसे कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? कुछ नंबर का खेला होगा क्या? कैसे? ये बड़ा सवाल है। अब आपको कुछ आंकड़े हम बता दें कि आखिर ये पूरा का पूरा कैसे हुआ। सबसे पहले आंकड़ों के हिसाब से आपको हम बताएं कि इस बार जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसमें सभी 230 सीटों पर कांग्रेस ने इसमें उम्मीदवार उतारे हैं। सपा 77 यानी कि 77, आम आदमी पार्टी 70 और जेडीयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 116 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ जेडीयू आप हैं और 34 सीटों पर सपा और आम आदमी पार्टी दोनों के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के सामने 3 सीटों पर सपा और जेडीयू दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और जेडीयू दोनों के उम्मीदवार होंगे। दिलचस्प इसलिए है कि इंडिया अलायंस की हम बात यहां पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी पूरा जो खेल नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पे सवाल जरूर खड़े करता है। जो आपको हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे, वो ग्राफिक्स पे आप अच्छे खासा आपको कुछ समझ में आया होगा। अब नजर डालते हैं कि साल 2018 के विधानसभा जो चुनाव है, उसमें पिछले चुनाव में कांग्रेस 229 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 114 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो है 52 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 पर जीत हुई थी, और आम आदमी पार्टी 208 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 भी उसको सीट नहीं मिली थी। वोट फीसदी की बात करें तो कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 1.7% वोट मिले थे, और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0.7% वोट मिले थे। यानी कि जिस तरीके से वोट शेयर यहां पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिला, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं डेंट ये होता है। और आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो अकेले अकेले चुनाव लड़ने की कवायद चली थी, या किसी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं यहां पे मुसीबत हो सकती है। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ, एक स्टूडियो से हमारे साथ पूर्णेंदु शुक्ला जी हैं, डेटा एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन के बारे में नंबर गेम इनको अच्छा खासा आता है, जो दिलचस्प आंकड़े आपको बताएंगे। और गिरिजा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े जमीनी स्तर भी पर इनको सब कुछ पता होता है। सबसे पहले इलेक्शन की जो टीम है एनडीटीवी की, उसके सदस्य हैं पूर्णेंदु शुक्ला जी। पूर्णेंदु, ये बताइए कि जो आंकड़े आपको हमने दिखाए, आपसे मदद लेके हमने आंकड़े दिखाए हैं, पहला सवाल यह है कि जिस तरह से तमाम पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, इन तमाम पार्टियों ने जिस तरीके से अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके बारे में जरा आप समझाएं पहले। देखिए आरिज, ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अगर हम 2018 के आंकड़ों को देखेंगे तो उससे हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि चुनाव कितना कांटे का मुकाबला है। 2018 में जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उसमें जो वोट परसेंट का फर्क था, बीजेपी को कांग्रेस से 0.1% वोट ज़्यादा मिले थे। अगर हम नंबर्स में उसको देखें परसेंटेज के बजाय, तो महज 47,000 वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा मिले थे। हाँ, ये सीटों का अंतर जो था वो कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस को बीजेपी से 9 सीटें ज्यादा मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मुकाबला कांटों भरा था। इसके अलावा अगर हम 5% से कम जो जीत के अंतर वाली सीटें थी, 5% से कम बहुत कम अंतर होता है। अगर 5% से कम मतलब 2%, 2.5% का भी
वोट शेयर किसी पार्टी के पक्ष में स्विंग होता है तो ये सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। ऐसी सीटें 5% से कम वाली मध्य प्रदेश में 2018 में 230 में 71, मतलब 30% से ज्यादा ऐसी सीटें थी जो बहुत ही लो मार्जिन से जीती गई थी। इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि ये सीटें बहुत ही कड़े मुकाबले वाली हैं। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है, अगर वो आपस में एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेगा तो कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी नहीं होगी, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है कि पिछले 20 सालों में शिवराज सिंह चौहान की वहां सरकार, अगर बीच के हम 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो अब उसमें भी अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक कर देखेंगे, जैसे कि अभी आपने ग्राफिक्स दिखाया कि समाजवादी पार्टी 77 सीटों पर उसने उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं। हाँ। लेकिन 2018 में वो सिर्फ 52 पे लड़ी थी, मतलब उससे भी वो लगभग 25 सीटें ज्यादा लड़ रही है। जेडीयू जो पिछली बार लड़ी ही नहीं थी, उसने 10 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में कम उम्मीदवार उतारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तो कांग्रेस इसको समझौता करने में नाकामयाब रही, या कम से कम कांग्रेस इनको सीमित सीटों पर लड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती थी कि पिछली बार से अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फेल्योर है। या एक तो ये भी हो सकता है कि या समाजवादी पार्टी की एक दबाव डालने की रणनीति हो, ज्यादा कैंडिडेट उतार करने। आपने देखा किस तरह से बयानबाजियां भी दोनों पक्षों के बीच में हुई हैं। तो एक ऐसे स्टेट्स में जहां पे मुकाबला बहुत कड़ा है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं खासकर विपक्षी दलों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। गिरजा जी, जिस तरीके से आंकड़े अभी हमने दिखाए हैं हमारी इलेक्शन टीम ने, आप इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से खुल के चुनाव लड़ रही हैं दोनों पार्टियां, और लगभग 15 सीट आपको हम आगे दिखाएंगे कि ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000, 200, 300, 400, 500 वोटों का अंतर है, ऐसे में लगता है कि फायदा किसी और को मिल सकता है कांग्रेस के अलावा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो इंडिया अलायंस को लेकर जो एक पूरे मुल्क में एक माहौल बना था, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा कुछ लगा नहीं कि इस तरह का कोई अलायंस है भी। बेहतर ये होता कि कांग्रेस को, क्योंकि एक मेजर पार्टी यहाँ पर है, पावर में रह चुकी है, तो इस इंडिया अलायंस की भावना को चलते हुए उसकी वायबिलिटी और उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है, चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, चाहे जेडीयू हो, आप हो, समाजवादी पार्टी हो, उनसे एक संवाद तो कम से कम किया ही जा सकता था और उनको ये समझाया जा सकता था कि चूंकि मेजॉरिटी सीट कांग्रेस जीतती रही है, तो जनता दल यू या आपका बहुत कोई अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं रहा है, तो उनको कम सीटें देकर या चुनाव से बाहर रहने के लिए उनको मनाया जा सकता था। समाजवादी पार्टी के साथ में संवाद शुरू हुआ, लेकिन उसका बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ। जो बयान हमने कमलनाथ जी के और बाकी लोगों के सुने, तो वो अपनी स्थिति को टाला जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है कि ये तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं बीजेपी को हराने की, लेकिन यदि इनके आपस में जो ओड जो कटेंगे, उसमें बहुत हद तक नुकसान कांग्रेस को होगा। जहां तक सवाल पिछले चुनाव में किस पार्टी, किस कैंडिडेट को किस सीट से कितने वोट मिले या वोटों का अंतर हार जीत का कितना था, उसका इस चुनाव से बहुत ताल्लुक नहीं होता। आप देखेंगे कि कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि एक प्रत्याशी किसी विधानसभा में बड़े बहुमत से जीतता है और वही प्रत्याशी उसी विधानसभा में अगले चुनाव में बहुत कम वोटों से जीत पाता है या वो हार जाता है। इंदौर एक का उदाहरण है, खिलचीपुर का उदाहरण है। आप देखेंगे कि दूसरी और सीटें हैं, भिंड का है, जहां पर 56,000 से कांग्रेस का प्रत्याशी पिछला चुनाव 13 का जीता और वो 8,000 से चुनाव हार गया अगले चुनाव में। इतना वेरिएशन होता है। तो वो बहुत पिछले चुनाव में जो स्थिति थी उसका बहुत ताल्लुक नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत थोड़े मार्जिन से, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, बहुत थोड़े मार्जिन से जीत हार होने वाली है। और ऐसे में तीसरे दल की उपस्थिति केवल यदि वो 1000, 2000, 3000 वोट भी यदि पा जाता है तो वो हार जीत के परिणाम को बदल सकता है। एक बड़ी पार्टी जिसका जिक्र आपने नहीं किया इसमें थर्ड पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी है। सबसे स्ट्रांग यदि कोई पार्टी अभी तीसरी पार्टी के रूप में है, उसको आप बहुजन समाज पार्टी के रूप में देखिए। आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस से जितने लोगों ने नाराज होकर बगावत की है,
उसमें से अधिकांश लोगों ने आपके बजाय या समाजवादी पार्टी के बजाय बीएसपी का दामन थामा है। और बीएसपी इस बार जो चुनाव में उनके प्रत्याशी हैं वो अधिकांश दूसरे दलों से आए हुए हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के। जाहिर है कि जो कांग्रेस और बीजेपी से नाराज होकर जो प्रत्याशी गए हैं वो अपनी पार्टी को ही डैमेज करेंगे और जीत के प्रॉस्पेक्ट बीएसपी के बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, एक्चुअली इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी। मायावती बीएसपी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जाहिर है मायावती का एक अच्छा खासा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, लेकिन इंडिया गठबंधन की जहां बात हम कर रहे थे कि जेडीयू, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर बनता है कि जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साथ अलग अलग शहरों में आप गठबंधन करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है विधानसभा की, वहां पर सब लोग बिखर जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्होंने काफ़ी इसे दुखद बताया। उन्होंने बोला कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो अभी विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन की, वो दुखद जरूर है। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि उसे प्ले करें जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। अफसोस की बात यह है कि तो उमर अब्दुल्ला को अभी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और कुछ पॉजिटिव बात निकाली जाएगी। वह मध्य प्रदेश की उन 15 सीटों की बात करेंगे जहां कांग्रेस काफी कम अंतर से चुनाव जीती थी। पहले उन सीटों पर नजर डालते हैं। जैसे ग्वालियर दक्षिण की बात करें, 121 सिर्फ वोटों से चुनाव जीती थी कांग्रेस। जबलपुर उत्तर की बात करें तो 578। राजनगर जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, वहां की बात करें तो 732 सीट राजनगर में आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ 732 का अंतर था वहां पर। दमोह में 798 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई थी। गुन्नौर 1984 वोटों से वहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी। पिछोर की बात करें जहां पर 2675 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई थी। छतरपुर 3495 वोटों से कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। पिटलावाद की बात करें तो वहां पर 5000 वोटों से कांग्रेस को हराया, बीजेपी को हराया था कांग्रेस ने। और खासरौद की बात करें तो 5117। भोपाल दक्षिण पश्चिम 6587 वोट। और इसके अलावा अंबाह की बात करें तो 7547 वोट। और पृथ्वीपुर वहां पर 7620 वोटों का अंतर था। इंदौर 1 की बात करें तो 8163 वोटों से भाजपा को कांग्रेस ने हराया था। सबलगढ़ में 8737 वोट। और चचौरा की बात करें तो 9797 वोटों से बीजेपी को कांग्रेस ने हराया था। ग्वालियर दक्षिण सबसे लास्ट देखिए आप, 121 वोट। ऐसे आपको हम 15 नाम जुड़ाए हैं। इस पे आगे एक और आपको दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यहां इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को परेशान कर दिया था। राजनगर विधानसभा सीट पर जो कि आपको हमने दिखाया है, वहां पर कांग्रेस को सिर्फ 732 वोटों से चुनाव जीती थी कांग्रेस। और राजनगर में समाजवादी पार्टी को 23,783 वोट मिले थे। इसके अलावा पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी को 44,816 वोट मिले थे। आप राजनगर का आंकड़ा देख रहे हैं, कांग्रेस को यहां पर 732 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 44,816 वोट मिले थे। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा और बेहतर किया होता और कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता तो वहां पर कांग्रेस हार सकती थी 2018 में। और फिर से दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। राजनगर का आप आंकड़ा यहां पर देख रहे हैं, तो काफी दिलचस्प आंकड़े जरूर हैं।
और जब आप आंकड़ों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक काफी एज होता है, यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसमें बहुत सोच समझ के अगर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती है, अलायंस नहीं होते हैं, तो तीसरे को इसमें फायदा हो जाता है। अपूर्णेंदु, ये बताइए कि जो आपने डेटा निकाला है कि कम वोटों का अंतर रहता है, क्या ये दोनों तरफ होता है या बीजेपी के साथ भी इस तरीके से होगा, या फिर कांग्रेस के साथ इस तरीके से ज्यादा देखने को मिला 2018 के चुनाव में? 2018 में जो लो मार्जिन वाली सीटें हैं, जो 5% से कम के अंतर पे जीते गए, ऐसी 71 सीटें थी मध्य प्रदेश में, जिसमें कि 37 सीट्स बीजेपी ने जीती थी और 31 सीट कांग्रेस ने जीती थी। ये जो 15 सीटों की बात हम कर रहे हैं, ये वो सीटें हैं जहां पे इंडिया अलायंस के जो दूसरे घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या जदयू, इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो ऐसी 116 सीटों पे है जहां पे कांग्रेस के खिलाफ कोई न कोई 1, 2 या एक सीट पे तीनों ही खड़े हैं। तो वो 15 सीटों की हम बात कर रहे थे। अब बात हम आती है लो मार्जिन सीट्स की, जैसे गिरजा सर भी डिस्कस कर रहे थे। कई बार होता है कि ऐसी सीटों पे जहां हाई मार्जिन से जीती होती है, नेक्स्ट इलेक्शन में वो सीटें हो सकता है वो पार्टी हार भी जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं कोई स्विंग फैक्टर है किसी पार्टी के फेवर में, तो सबसे ज्यादा जो आपको चेंज दिखेगा वो लो मार्जिन सीट्स पे ही दिखेगा। ये अंतर आपको जब 2098 में कांग्रेस की सरकार थी, 2003 में बीजेपी की आई, तो जो लो मार्जिन सीटें थी, ऐसी ज्यादातर सीटें बीजेपी ने बहुत अच्छे नंबर से जीती। उसी तरह से 2013 में जो लो मार्जिन सीट्स थी, जैसे 5% से कम वाली, बीजेपी ने 41 सीटें 2003 में जीती थी। उन 41 में से 2018 में कांग्रेस ने 29 सीटें जीत ली। तो आपने देखा ना, ओवरऑल में कांग्रेस को बीजेपी से उतना गैप नहीं था, लेकिन बीजेपी की जीती हुई लो मार्जिन 41 सीटों में कांग्रेस ने 29 सीटें जीत ली। मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा आंकड़ा था जो कांग्रेस के उससे कम था। तो इस वजह से इन सीटों पे एक फर्क पड़ता है। अगर थोड़ा भी वोट शेयर का स्विंग किसी भी एक पार्टी के पक्ष में होगा, तो लो मार्जिन सीटें जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। गिरजा जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी, जेडीयू की तो बात नहीं करेंगे, 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है इसका? समाजवादी पार्टी के साथ में जो बातचीत सामने आई, जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया और बताया उन्होंने कि विवाद का मुद्दा क्या है, कि कांग्रेस 4 सीट देना चाहती थी, बीजेपी समाजवादी 6 सीट चाहती थी, सिर्फ इतना मुद्दा था। तो ऐसे मुद्दों को सुलझा लेने से एक बड़ी पिक्चर कांग्रेस के पक्ष में बनती कि पूरा अलायंस लड़ रहा है। उसका वोटों के लिहाज से, जीत हार के लिहाज से बहुत सीधा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उससे कांग्रेस वंचित रह गई। दरअसल इंडिया अलायंस को लेकर जो स्टेट के लीडर हैं कांग्रेस के, वो कभी सहमत नहीं रहे, चाहे दिल्ली के नेता हों, पंजाब के नेता हों, यूपी के नेता हों या मध्य प्रदेश के नेता हों। ऐसी स्थिति में पार्टी आला कमान को चाहिए था कि विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस के का क्या स्वरूप होगा राज्यों में, वो अपने नेताओं के साथ में बात करके उसको सॉर्ट आउट करना था। जानकारी जो मिली है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के तल्खी के बाद शायद हाईकमान को इंटरवेन करना पड़ा और उसमें कहीं कोई रास्ता निकालने की बात की गई। ये बात बहुत पहले की जानी चाहिए थी। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस का वोट लगभग एक ही वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी को उससे नुकसान कम होगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से नुकसान उससे कांग्रेस को ही ज़्यादा होगा। आप पार्टी या जनता दल यू जो उनके प्रत्याशी खड़े हैं, इन प्रत्याशियों को, जैसा पूर्णेंदु बता रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि लो मार्जिन से जीत हार होने वाली सीटें हैं, वो सीटें जो 15 बताई आपने, इस समय वो 15 से ज़्यादा हो सकती हैं, कम भी हो सकती है, वो सीट बदल सकती हैं। सेम सीट रिपीट नहीं होगी, लेकिन कम वोटों से चुनाव परिणाम होने वाले सीटों की संख्या बढ़ सकती है। और ऐसी स्थिति में इन छोटे दलों का खड़ा होना, निर्दलीय प्रत्याशियों का खड़ा होना, उन दलों के लिए नुकसानदेह है जिनके जीत की संभावना बहुत कम मतों से होने की होती है। और जाहिर है कि इसमें ज़्यादा नुकसान जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी या जेडीयू इनका जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो कांग्रेस का ही वोटर है। तो इसलिए ये जो गठबंधन है वो जिस तरह से स्वरूप यहाँ पर नेशनल तरीके से नहीं ले पाया है, वो एक कहीं ना कहीं सेटबैक वो समाजवादी पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को भी प्रभावित करेगा।
जहां पर समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में 1 सीट जीतकर 4 सीट पर नंबर 2 थी, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में उसको और फायदा होता, तो नुकसान उसको भी होने की संभावना है। आप गिरिजा जी, लास्ट में आपसे अंत में सवाल करके आप इसको विराम देंगे डिबेट को। अभी मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में क्या कहें, कैसा माहौल चल रहा है वहाँ पर, कैसे वोट मांगे जा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया आज। जी देखिए, चुनाव प्रचार तो अब शुरू हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारी और चुनाव प्रचार दोनों पार्टियां पिछले 4-6 महीने से करती आ रही हैं। बीजेपी ने तो अपनी पहली दूसरी लिस्ट सूची जो है उम्मीदवारों की 2 महीने पहले ही घोषित कर दी थी, और दोनों ही दलों को अपने घोषणा पत्र आने नहीं आने के बहुत पहले ही जो कुछ भी उनको जनता को देना था, अपने मतदाताओं को देना था, मतदाताओं से वोट पाने के लिए, चाहे वो 1500 रुपये देना हो या किसी महिलाओं को देना हो, किसानों को देना हो, किसी और को देना हो, बिजली माफ़ करनी हो, कर्जा माफ़ करना, जो भी करना हो, ये सब कुछ वो पहले से कह चुके हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले 20 दिन चुनाव प्रचार में ये नेता अब कहेंगे क्या, मुद्दा क्या है इनके पास। तो ये एक बड़ी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये चुनाव जो है वो मुद्दों से हटकर चेहरों पर केंद्रित होने की ज़्यादा गुंजाइश दिखती है, और तब चुनाव का शक्ल थोड़ा अलग हो जाएगा। हाईकमांड का हस्तक्षेप बीजेपी में बहुत मुखर तरीके से हमारे सामने दिख रहा है। अमित शाह जी 3 दिन मध्य प्रदेश में रह के गए, तो तैयारी दोनों पार्टियों की बहुत मजबूती के साथ है, और इसीलिए परसेप्शन जो आम तौर पर जो देखा जा रहा है वो ये है कि 3 महीने पहले बीजेपी कुछ पिछड़ती हुई दिख रही थी। इन 3 महीनों में बीजेपी ने काफ़ी रिकवर किया है, और काफ़ी अच्छी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में लोग मान रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 तारीख तक इस बार जो है चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो बगावत हुई है, और जो बगावत करके जो चुनाव मैदान में निर्दलीय या अन्य दलों से उतरे हैं उनके प्रत्याशी, वो एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। 2 तारीख को जब नाम वापसी फाइनल हो जाएगी, उसके बाद सही पिक्चर सामने आएगी। वक्त की बड़ी तंगी है, नहीं तो अभी आपसे और बात करते मध्य प्रदेश के चुनाव पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और पुर्णेंदु आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी आपसे इन आंकड़ों पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव में आंकड़ों का जादू क्या होता है, क्योंकि सब कुछ नंबर गेम होता है किसी भी चुनाव में। ये आप जो डिबेट देख रहे थे, इसमें आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर जेडीयू मिलकर जो चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, वो ना कहीं इंडिया जो गठबंधन है उस पर बड़े सवाल इस पर जरूर खड़े होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप एनडीटीवी।